नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 27 जुलाई साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे खामनेई की सरकार के पीछे कुछ लोग पड़ गए हैं और बहुत जल्द चांसेस हैं कि अब ईरान में तख्ता पलट हो जाए और शायद इजराइल के साथ दोस्ती भी ईरान कर ले। वहीं एक दूसरी अपडेट जो आपको बताऊंगा कि अब फ्रांस, जिसने फिलिस्तीन को मान्यता दी थी, उसके खिलाफ अब सिर्फ फुटअव्वल हो रहा है। फ्रांस क्या मान्यता दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, अब एक बड़ी खबर होगी। वहीं लेबनान के ऊपर भी बड़ा हमला आज इजराइल ने किया। इससे क्या रिजल्ट निकल के सामने आए ये भी आपको वीडियो में पता चलेगा और साथ ही अमेरिका ने गजा को लेकर कौन सा बड़ा फैसला किया है ये भी एक अहम खबर है और ये भी आपको वीडियो में लाजमी बताऊंगा। इस वजह से आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दे। और आप लोगों से एक सवाल है मेरा, रोज पूछता हूं और रोज कहता हूं, कहते कहते थक गया हूं कि आप लोग अगर इजराइल के पक्ष में है तो इजराइल के लिए, अगर फिलिस्तीन के पक्ष में हो तो फिलिस्तीन के लिए एक बार कमेंट में दुआ जरूर कर दें। जब आप दुआ करते हैं, टाइपिंग करते हैं, कमेंट लिखते हैं, आपकी उंगलियां दुआ का काम कर सकती हैं, तो जरूर करते हैं। न जाने किसकी दुआ कबूल हो जाए। और जब तक आप कमेंट कर रहे हैं तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बता रहा हूं और आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। खैर, सबसे पहले खबर जो निकल के सामने आ रही है ये ईरान से ही है। आपको हिंदी में दिख रहा होगा कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की सरकार को एक बड़ा खतरा है और ये खतरा इजराइल से नहीं है, ये खतरा जो खामनेई साहब है उनको अपने लोगों से है। क्या है पूरा मामला मैं आपको बताता हूं। दरअसल ईरान में जैसे हर जगह एक पक्ष होता है तो एक विपक्ष होता है। अपने यहाँ अगर शासन में बीजेपी है तो विपक्ष में कांग्रेस है, समाजवादी है, सेम वहां का वही हाल है। आज वहां पे शासन में अगर पजेस्कियन बैठे हुए हैं, आयतुल्लाह खामनेई साहब बैठे हुए हैं, तो विपक्ष में भी कुछ लोग बैठे हैं और उन्हीं में से एक शख्स का नाम है रेजा पहलवी। रेजा पहलवी ने बड़ा बयान दिया और कहा है कि हम अब तक 50,000 लोगों से कांटेक्ट कर चुके हैं जो पजेस्कियन की सरकार में बैठे हुए। 50,000 लोगों से बातचीत करके अब हम बहुत जल्द तख्ता पलट कर सकते हैं। यानी जो एमपी, एमएलए या फिर जो भी वहां का प्रोसीजर है उन तमाम लोगों से रेजा पहलवी बात कर चुके हैं। वो तमाम लोग खरीदे या बेचे जा चुके हैं और उन लोगों की मदद से अब खामनेई और पजेस्कियन की सरकार को गिराया जा सकता है। अब आपको यहाँ पे एक सवाल दिमाग में आ सकता है कि भाई क्या ईरान के लोग इतने गए गुजरे हैं कि पैसे पे बिक जाए? क्या ईरान के लोग इतने गए गुजरे हैं कि पैसों की वजह से सरकार और खामनेई को छोड़ देंगे? आपके जवाब में शायद ना हो, लेकिन मेरे जवाब में हाँ है। क्यों, आपको समझाता हूं। जब वहां पे कोई बड़ा हमला होता है, जब वहां के टॉप साइंसदान मारे जाते हैं, जब वहां पे इस्माइल कनी को मारा गया, जब वहां पे बड़े बड़े जनरल को मारा गया, बड़े बड़े साइंसदान जो न्यूक्लियर बना सकते थे बहुत पहले, जब उनको मारा गया और उस मामले की जब जांच पड़ताल हुई तब पता चला था कि उस टाइम भी कोई अंदर का ही गद्दार था। अभी ये वाला जो हमला हुआ यहां भी अंदर का कोई गद्दार था। इसके पहले साइंसदान कहां है किसको पता था। लेकिन इजराइल अगर इतना प्रिसाइज अटैक कर रहा था कि सबसे पहले उसने साइंसदानों को मारा, उसके बाद आर्मी जनरल को मारा, बड़े बड़े आला दर्जे के अफसरों को मारा, तो मतलब बड़ा साफ है कि अंदर तो गद्दार है। तो ये कहना कि कोई गद्दार नहीं हो सकता, ये कहना कि लोग पैसों के चक्कर में बेच नहीं सकते, तो भाई आप बड़े भोले हैं, बड़े मासूम हैं। असल में आज के टाइम में ईमान धर्म कुछ बचा ही नहीं है। सबसे बड़ा ईमान, सबसे बड़ा धर्म पैसा हो गया है। इसका एग्जाम्पल आपको देखना हो तो आप ये देख सकते हैं कि सऊदी अरब में शराब लीगल हो चुकी है। क्यों? पैसे के लिए, बाकी और कोई वजह नहीं है। तो अगर रजा पहलवी ने कहा है, रजा पहलवी के जो पूर्वज हैं, इनके जो वालिद वालिदैन थे, एक टाइम में ईरान की सत्ता और कमान संभाले थे, तो उनके पास ठीक ठाक पैसा था, तो आज ये कुछ कर सकते हैं। और इस बात को ईरान को गंभीरता से लेना होगा, खासकर ईरान की सरकार को, नहीं तो तख्ता कब पलट हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर मैं आपको फिलिस्तीन की बता रहा हूं और ये खबर आपने कल भी सुनी, परसों भी सुनी, लेकिन इस खबर में एक जबरदस्त अपडेट निकल के सामने है। दरअसल आपने सुना होगा कि फ्रांस ने फिलिस्तीन को दर्जा दे दिया और कहा कि हम फिलिस्तीन को एज ए स्टेट मानेंगे, यानी फिलिस्तीन एक अलग देश होगा, वो अपनी बात रखेगा। और साथ ही सितंबर में मान्यता देने की बात हुई। दरअसल सितंबर में इसलिए चूंकि सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा होनी है, उसमें तमाम देश बैठेंगे। अब जब तमाम देश बैठेंगे तो उसमें एक देश का दर्जा जब फिलिस्तीन को मिल गया तो फिलिस्तीन भी बैठेगा। लेकिन अब इसी को लेके ब्रिटेन और इटली भड़क गए। इन्होंने कहा कि भाई हम भी चाहते हैं कि सीज फायर हो जाए, हम भी चाहते हैं कि जंगबंदी हो जाए, इजराइल सही से रहे, किसी पे हमला ना करे, लेकिन आपने ये जो तरीका अपनाया ये तरीका गलत है और हम इसमें आपके साथ नहीं है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई इटली और जर्मनी क्यों खिलाफत कर रहे हैं, तो इनकी भी अपनी एक कहानी है और कहीं हद तक ये कहानी सही भी है। देखिए, इनका कहना है कि आप फिलिस्तीन को
दर्जा दे रहे हैं, वो बात ठीक है। आप मान रहे हैं कि फिलिस्तीन एक अलग देश है, हम भी चाहते हैं कि फिलिस्तीन एक अलग देश बने, लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा जो होनी है सितंबर में, उसमें फिलिस्तीन की तरफ से बातचीत करने कौन आएगा? हर देश का कोई प्रधानमंत्री आता है, राष्ट्रपति आता है, फॉरेन मिनिस्टर आता है, लेकिन फिलिस्तीन का ना कोई प्रधानमंत्री है, ना ही कोई राष्ट्रपति है, ना ही कोई विदेश मंत्री है, तो बातचीत करेगा कौन? और अगर आप ये सोचते हैं कि हमास को आप कंट्रोल देके बुला लेंगे, तो फिर ये चीजें गड़बड़ है, चूंकि हमास को कई सारे देशों ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मान के लिया है। तो जल्दबाजी में जो आप ये फैसला ले रहे हैं, ये फैसला कहीं ना कहीं गलत है। अब इसी को लेके यूरोपियन कंट्रीज में काफी सरफुटौल है। एक जो फ्रांस है, उसकी जिद है कि भाई हम फिलिस्तीन को देंगे, क्योंकि तभी जंग रुकेगी। इधर इटली और जर्मनी का कहना है कि भाई आप दे तो रहे हैं, लेकिन फिलिस्तीन की तरफ से बातचीत करने आएगा कौन? अब इसी को लेके बवाल मचा हुआ है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। और अगली खबर, इसके बारे में मुझे कल ही जानकारी थी, कल ही अपडेट थी, लेकिन कल मैं नहीं बता पाया, चूंकि रीजन था मेरे पास वैलिड प्रूफ नहीं थे। दरअसल कल यमन की तरफ से बड़ा हमला हुआ था और इस हमले में इजराइल को काफी नुकसान हुआ था। उसके बाद जब मैं इजराइल के पेज पे गया, उनके पोस्ट को देखने लगा, तब इजराइल का कहना है कि भाई मिसाइलें तो आई थी, लेकिन हमने उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया। भाई मैंने कहा कि यार इंटरसेप्ट कर लिया तो क्या बार बार वही न्यूज बताऊं कि इजराइल के ऊपर मिसाइल आई, इजराइल इंटरसेप्ट कर लिया। लेकिन आज सोशल मीडिया अकाउंट्स पे इस हमले का वीडियो जब निकल के सामने आया, तब पता चला कि इजराइल कितना बड़ा झूठा है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में मिसाइल डायरेक्ट आके हिट कर रहा, डायरेक्ट आके इंपैक्ट कर रहा, और कोई भी डिफेंस सिस्टम काबिल नहीं था इस मिसाइल को प्रिसाइजली रोकने के लिए। यानी यमन की तरफ से जो बड़ा हमला हुआ है, इस हमले में ठीक ठाक नुकसान इजराइल को हुआ, भले इजराइल अपना मुंह खोल के कुछ न कहे। वहीं आपको यमन की ही एक अपडेट देता हूं। आज हूतीज ग्रुप ने बड़ा साफ बड़ा क्लियर कहा कि अब हम फुल स्केल वार स्टार्ट करेंगे इजराइल के अगेंस्ट। फुल स्केल वार का मतलब, अब तक मिसाइलें चलती थी, एक दो ड्रोन दाग दिया बताने के लिए कि अभी तुम औकात में रहो, फिलिस्तीन पे हमला ना करो, बस तुमको सबक सिखाने के लिए है। लेकिन जिस हिसाब से इजराइल की गुंडागर्दी, जिस हिसाब से इजराइल की जेनोसाइड और जिस हिसाब से मदद को रोकने का तरीका भी इजराइल इख्तियार कर रहा है, उसको लेके हूतीज ने कहा कि अब हम फुल स्केल वार लड़ेंगे। यानी तुम पानी में दिखोगे वहां मारेंगे, तुम हवा में दिखोगे वहां मारेंगे, तुम जमीन पे दिखोगे वहां मारेंगे, सीधा जंग का आगाज। जैसे अब तक ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट था, उससे भी बड़े पैमाने पे हूतीज ने करने का ऐलान कर दिया। हालांकि अभी तक इस पे इजराइल का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट निकल के सामने नहीं आया, लेकिन आप ये ट्रस्ट रखिए कि अगर हूतीज ने कहा है तो हूतीज कितने बड़े जिद्दी, कितने बड़े जुझारू, और उनका नेता इतना बड़ा सनकी है। आप सोचिए, इतने साल में लगातार उसके पोर्ट पे हमला, उसके रडार सिस्टम पे हमला, लेकिन जब मौका मिलता दो चार मिसाइलें छोड़ देते हैं लोग। तो कितने बड़े जिद्दी, कितने बड़े जंगे जुनूनी आप हूतीज यहां से समझ सकते हैं। खैर, अब क्या होगा ये ऊपर वाला जाने। तब तक आपको आगे की खबर बताता हूं। और आगे की खबर आपको एक अलग वीडियो दिखाऊंगा, और यहाँ पे भी इजराइल की जो पोल पट्टी है वो खुलती नजर आएगी। दरअसल इजराइल ने कहा था कि हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ, इजराइल ने हमें मारा, ये हम तो बच गए। लेकिन आज हाइफा पोर्ट का वीडियो निकल के सामने आया कि कैसे मिसाइल आके हाइफा पोर्ट पे हिट करती है, और ना केवल हिट करती है बल्कि हाइफा पोर्ट को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। आप विजुअल्स देख सकते हैं कि कैसे नुकसान हुआ। यानी इजराइल इतना बड़ा झूठा है कि खुद का हाथ कट भी जाए फिर भी कहे कि करे नहीं, मच्छर ने काटा है। ये आलम है इनका। ये लाल पैंट पहनते हैं और ये पीला भी पैंट पहन लेते हैं कि ताकि जब आगे गीला पीछे पीला भी हो जाए तो ये बता सकें कि ये तो पैंट का कलर है, ये कुछ और नहीं है। खैर, एक और गजा की आपको अपडेट देता हूं, और एक सीरियस सवाल है। आज 127 लोगों की मौत हुई है। किससे? भुखमरी से। 85 के करीब इसमें बच्चे थे, जो कि जाहिर सी बात है ये कोई सेंटिमेंटल गेम खेलने के लिए नहीं है। बच्चों की शरीर, बच्चों के जिस्म में ताकत नहीं होती। बड़ा आदमी एक आध हफ्ते ना खाए चल जाएगा, छोटा बच्चा नहीं खाएगा बीमार हो जाएगा, ज्यादा दिन उसको खाना नहीं मिलेगा मर भी सकता है। तो आज 127 में से 85 बच्चे थे जिनकी मौत हुई। अब ये आंकड़ा जब नेतन्याहू की कैबिनेट के पास गया तो इजराइल से एक सवाल पूछा गया। इजराइल वालों ने सवाल पूछा कि भाई हम तो गजा में मदद बांट रहे हैं। आप सुनिए, शब्द सुनिए, अल जजीरा की रिपोर्ट आपको बता रहा हूं। इनका कहना है कि हम तो गजा में मदद बांट रहे हैं, तो ऐसा कैसे है कि गजा में लोग मर रहे हैं? इतनी बेशर्मी और इतनी बेहुदगी भरा सवाल आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पूछा कि हम तो गजा के अंदर मदद बांट रहे हैं, रोज खाना पहुंचवा रहे हैं, तो कैसे लोग मर रहे हैं? मतलब इनका कहना है कि फिलिस्तीन के लोग नाटक कर रहे हैं। ये इनका कहना है कि फिलिस्तीन के लोग नाटक कर रहे हैं, फिलिस्तीन में कोई नहीं मर रहा। ये जो तस्वीरें स्क्रीन पे आती हैं, ये जो अल जजीरा की रिपोर्ट्स आती है, ये जो जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट आती है, जो अनाडोलो में आंकड़ा निकल के सामने आता है, जो द हिंदू में पोस्ट छपता है, जो अलग अलग भारतीय मीडिया में छपता है,
इन इजरायलियों के हिसाब से सारी खबरें झूठी हैं, बस ये जो कह रहे हैं वो सही कि ये तो खुद मदद बांट रहे हैं। कैसे? राइफलों में रख के, टैंक में रख के, ये 35 फाइटर जेट में रख के मदद हो रही है। सोचिए, इनको झूठ बोलते भी शर्म नहीं आती। इनका कहना है कि हम मदद बांटते हैं और मदद होने के बावजूद लोग मर कैसे रहे। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, फिलिस्तीन वाले कोई नहीं मर रहा। सोचिए आप। खैर, अगली खबर एक और आपको बताता हूं। आज लेबनान के साथ फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है इजराइल ने। एक जगह लगती है वेंत जेल सेक्टर है, और इस सेक्टर में आज एयर स्ट्राइक की, और इस एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का एक कमांडर मारा गया। दोस्तों, हिजबुल्लाह का एक कमांडर मारा गया। इजराइल ने बड़े गर्व के साथ बताया कि हमने हिजबुल्लाह का एक कमांडर मार दिया। और इससे पहले कि आप इस पे कोई कमेंट करें, रिएक्शन दे, आपको एक और बात बताता हूं। लेबनान की जो कठपुतली की सरकार है, जो पागलों की सरकार है, किसकी सरकार, कौन सी गाली दो, मैं गाली नहीं देता जल्दी। इनका 4 दिन पहले हिजबुल्लाह के पास फरमान गया था कि भाई साहब एक काम करो, आप अपने हथियार छोड़ दो, चूंकि अमेरिका और इजराइल ने कहा है। इन्होंने, हिजबुल्लाह ने कहा कि भाई हम हथियार नहीं छोड़ेंगे। हथियार छोड़ने की बात इन्होंने हिजबुल्लाह से की, लेबनान की सरकार ने। और आज 2 दिन बाद लेबनान के अंदर घुस के इजराइल ने हमला किया। आज हिजबुल्लाह के कमांडर को मार दिया। लेकिन लेबनान की सरकार के पिछवाड़े में दम नहीं है कि जाके एक बार इजराइल से सवाल पूछ ले कि आप कैसे हमारी टेरिटरी में आके हमारे ऊपर हमला करते हो। इनमें दम नहीं है कि ये पूछ सके कि कैसे हमारे ऊपर आप एयर स्ट्राइक करते हो। हर हफ्ते इजराइल एयर स्ट्राइक करता है लेबनान के ऊपर, हर हफ्ते मारता है किसी न किसी को। हिजबुल्लाह के हाथ बंधे हैं सीज फायर के नाम पे, और इधर ये वही हाल है। और लेबनान की जो सरकार है वो हिजबुल्लाह को कहती है कि यार तुम खामोश रहो, इजराइल न भड़क जाए। तो ऐसी तो सरकार बनी है। और लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि हम तो बड़े मुजाहिद टाइप के हैं, हम तो बड़े मोमिन टाइप के, हम किसी से दबते नहीं, किसी से झुकते नहीं। आप देख लीजिए, ये हाल है इनके। खैर, एक और खबर आपको बताता हूं, और ये खबर सीरिया से निकल के सामने आई है। सीरिया की जंग थोड़ी सी नॉर्मल क्या हुई, इजराइल ने फिर उसमें जहर घोला। इजराइल कर्ड्स का बड़ा बयान आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इजराइल कर्ड्स ने बड़ा बयान दिया, कहा कि हम सीरिया में ड्रूज कम्युनिटी के साथ हैं, अगर वो कुछ करना चाहे तो कर लें, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसकी गारंटी हमारी है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं। जो ड्रूज कम्युनिटी शांत हो गई, जो ड्रूज कम्युनिटी ये मान गई कि भाई लड़ाई झगड़ा अपना खुद का पर्सनल मैटर है, ओवरऑल हम सीरिया वाले ही है, हमें नहीं लड़ना अच्छा भी नहीं, बाहरी फायदा उठा रहे हैं। अब ये उनको फिर से उकसाने लगे कि एक काम करो, तुम थोड़ा सा लड़ो, तख्ता पलट हो जाएगा, हम तुमको हथियार देंगे, पैसे देंगे, और तुम राजा बन जाना। यानी जो फार्मूला अल जुलानी के साथ इन्होंने लगाया था असद की सरकार हटाने के लिए, सेम फार्मूला अब ड्रूज को लेके लगाया जा रहा कि ड्रूज तख्ता पलट करे और वहां पे कुछ बड़ी कामयाबी हासिल हो। अब आपको लग रहा होगा कि ये फार्मूला क्यों लग रहा, तो थोड़ा सा आपको पास्ट में लेके चलता हूं। जब अल जुलानी हमला कर रहा था उस टाइम क्या हुआ? अल जुलानी के हमले के टाइम गोलन हाइट तक आईडीएफ चढ़ती चली गई और गोलन हाइट तक कब्जा कर लिया और कहा कि अब यहाँ बफर जोन है, जो सीरिया की सरकार है यहाँ पे कोई आर्मी डिप्लॉय नहीं कर सकती। अल जुलानी मजबूर था, उसने कहा भाई चलो ठीक है, आप खुदा हो हमारे, आपने हमको शासन सत्ता दिया। इसके बाद हमला करना शुरू किया इजराइल ने। दमिश्क तक एक्सप्लोजन आपने देखा था उस टाइम। वहां पे क्या हुआ कि जितने एसेट रखे थे, जितने आर्टिलरीज रखे थे, जितने गोला बारूद रखे थे, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब सीरिया की सरकार घुटनों पे। इसके बाद अब थोड़ा सा जब सीरिया की सरकार एसटीएस के लड़ाकों ने विद्रोह करना शुरू किया, तब इनको लगा कि चलो ड्रूज के सहारे थोड़ा और अंदर चलते हैं। जब ड्रूज सत्ता के नशे में चूर होंगे उस टाइम हम थोड़ा सा और कब्जा कर लेंगे, बाकी जो ग्रेटर इजराइल का सपना है उस मंसूबे को बाकायदा हम पूरा कर लेंगे और कोई भी माई का लाल हमको रोकने वाला नहीं है। तो ये आज इजराइल कर्ड्स का बड़ा बयान आया है। अब इस पे क्या ही कहा जाए। है तो आज की बड़ी खबरें थी। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा। और एक बार आप लोगों से आज मेरा सवाल है, कभी नहीं पूछता, मेरे वीडियोस बताने का तरीका आपको कैसा लगता है, कैसी लगती मेरी न्यूज, एक बार जरूर बताइएगा। अगर कोई गलती हो सुधार किया जाएगा, अगर सब कुछ ठीक है तो उसमें और आगे बढ़ा जाएगा। खैर, तो आज की बड़ी खबरें थे। इन खबरों के बारे में क्या राय कमेंट कीजिए। बाकी आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला की हिफाजत करें।